दोस्तों, एक ऐसे दौर में जब सत्ता और सत्ता के आसपास के सिस्टम पर भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप लग रहे हों, चाहे वो अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला हो, चाहे वो उज्जैन में मुख्यमंत्री परिवार के द्वारा 250 एकड़ से ऊपर जमीनों की खरीद बिक्री में संलिप्तता का मामला हो, चाहे मोदी सरकार के मंत्री भगीरथ चौधरी के द्वारा अपने ही डिपार्टमेंट से लगभग 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी उठा लेने का मामला हो। उस दौर में आखिर सत्ता क्या बड़ा करने जा रही है, ये सवाल अब मौजूद हो चला है। और ये सवाल तब मौजूद हो चला है जब पार्टियां तोड़े जाने की प्रक्रिया भी अब अंतिम चरण में पहुंच रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी के 2/3 सांसदों को लगभग तोड़ लिया गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने की प्रक्रिया भी अंतिम दौर में है और अगला नंबर शरद पवार की पार्टी का बताया जा रहा है। और इस पार्टियां तोड़ने के दौर में संसद का मॉनसून सत्र जब शुरू हो रहा है तो उस मॉनसून सत्र में सरकार का एजेंडा और उस एजेंडा के पहले कल 11 बजे यूनियन कैबिनेट की, मोदी की कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है, उस पर सबकी नजरें लगी हुई है। क्या सरकार उस बिल को लेकर वापस आ रही है जिसको लेकर सरकार को लोकसभा में मात खानी पड़ी थी? अप्रैल के महीने में लोकसभा विस्तार विधेयक को लेकर सरकार को जो मात खानी पड़ी, उस मात खाने वाले दौर के बाद अब सरकार उसे फिर से वापस लाना चाहती है। कई सारे फॉर्मूले सामने से बताए जा रहे हैं, लेकिन असल बात कैबिनेट विस्तार का है कि क्या मोदी सरकार कैबिनेट में अपनी मंत्रिपरिषद में जो फेरबदल करने वाली है, उस फेरबदल के साथ साथ कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री परिवर्तन भी होना है। भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से गुजरात लॉबी के हाथ में जाती हुई दिखाई दे रही है। पहले भी गुजरात लॉबी के हाथ में जा चुकी थी, अब भी गुजरात लॉबी के हाथ में है, लेकिन बीच से जो एक पर्दा पड़ा हुआ था, क्या उस पर्दे को गिरा देने की दिशा में अब गुजरात लॉबी आगे चल रही है? इस सवाल का जवाब टटोलने के लिए 2-3 बातों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। पहला, कि क्या राजनाथ सिंह इस सरकार का हिस्सा अब आने वाले वक्त में नहीं रहेंगे? दूसरा, क्या नितिन गडकरी को भी राजनाथ सिंह के साथ मार्गदर्शक मंडल वाली जगह पर प्रतिष्ठापित कर दिया जाएगा? और तीसरा, जो भाषा आज उद्धव ठाकरे ने बोली और उस भाषा में उद्धव ठाकरे ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि अगर देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होते हैं 2029 में, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी उनका खुला समर्थन करेगी। मराठी मानुष के नाम पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का समर्थन करने की पुरानी परंपरा महाराष्ट्र में रही है। खुद उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे ने भी प्रतिभा पाटिल को कांग्रेस के कैंडिडेट होने के बावजूद राष्ट्रपति के चुनाव में समर्थन दे दिया था और एनडीए के कैंडिडेट का विरोध कर दिया था। अब जब देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में खुलकर उद्धव ठाकरे बोलने लगे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सत्ता संघर्ष के दौर में क्या उद्धव ठाकरे भी हटाए जाएंगे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर पहले से सवाल है। उत्तर प्रदेश चुनावी राज्य है, लिहाजा रिस्क लेने की स्थिति नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल तो राजनाथ सिंह से ही शुरू होता है। राजनाथ सिंह के साथ जो सवाल शुरू होता है वो ये कि आखिर कांग्रेस पार्टी पर जो परिवारवाद के आरोप लगाए जाते हैं, दूसरी विपक्षी पार्टियों पर, मसलन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, इन तमाम पार्टियों पर जो आरोप लगते हैं, उस परिवारवाद के दायरे से क्या राजनाथ सिंह को मुक्त रखा जा सकता है? और क्या राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह को भारतीय जनता पार्टी में संगठन के अंदर ठीक ठाक जगह इसलिए दी गई है क्योंकि राजनाथ सिंह को किनारे करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए? राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पहले से विधायक है, छोटे बेटे को संगठन में जगह मिल गई है और राजनाथ सिंह मोदी कैबिनेट में पिछले 12 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आधिकारिक तौर पर नंबर 2 की कुर्सी पर है। नंबर 2 की भूमिका कभी भी नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को आधिकारिक तौर पर नहीं दी। संसद के अंदर भी राजनाथ सिंह की सीट ही नरेंद्र मोदी के बगल में है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि राजनाथ सिंह को आखिर किनारे लगाने की प्रक्रिया क्यों चल रही है? ये सवाल बड़ा है और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे दौर में उठ रहा है जिस दौर में वसुंधरा राजे किनारे लगा दी गई, शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से किनारे लगा दिए गए, सुशील मोदी का देहावसान हो चुका। और इसके साथ साथ अगर दूसरे राज्यों की स्थिति को देखें तो नरेंद्र मोदी अपने बेहद करीबी मनोहर लाल खट्टर को भी हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से उठाकर दिल्ली की कैबिनेट में लेकर के आ गए। रमन सिंह को भी किनारे लगा दिया गया, वहां विष्णुदेव साय आ गए
और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ही नहीं बल्कि मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर है। पेपर लीक का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन इस पेपर लीक के दौर में जब सोनम वांगचुक भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, सवाल यह है कि आखिर आने वाले समय में मॉनसून सत्र में जब मोदी सरकार को कई सारे सवालों का जवाब देना है तो क्या उस वक्त राजनाथ सिंह कैबिनेट में होंगे या नहीं। उस वक्त विपक्ष के साथ तारतम्यता बनाए रखने की जिम्मेदारी उठाने वाले और राजनाथ सिंह के साथ इस काम को हर मौके पर अंजाम देने वाले नितिन गडकरी के लिए कैबिनेट में जगह होगी या नहीं, ये सवाल अब बीजेपी के अंदर उठने लगा है। लेकिन इन सवालों के दायरे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं तो कई सारे दूसरे राजनेता भी हैं। ये अलग बात है कि खुद राजनाथ सिंह ने ही एक दौर में कहा था कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। लेकिन जब मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते ये बात राजनाथ सिंह ने कही थी तो क्या अब वक्त खुद राजनाथ सिंह को ही इस्तीफा देने का आ गया है। इन सारे सवालों के जवाब को टटोलने के लिए प्रधानमंत्री के कुछ हालिया घटनाक्रम पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। आज ही खबर आई कि ईरान में खामनेई के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व वहां पर बिहार के राज्यपाल अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा करेंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एक ऐसा देश भारत जिसकी तरफ से 2004 में मनमोहन सिंह के दौर में जब यासर अराफात का निधन हुआ था, उस दौर में विदेश मंत्री नटवर सिंह के साथ लालू यादव और रामविलास पासवान भी गए थे। लालू यादव तब रेल मंत्री हुआ करते थे, वो भी उनके अंतिम संस्कार में गए थे। और फिर ईरान के साथ जो भारत की दोस्ती है, खामनेई के साथ उनकी फोटो भी आती है जब नरेंद्र मोदी ईरान गए थे। तो आखिर प्रधानमंत्री का न जाना कौन सी राजनीति की तरफ इशारा करता है। क्या विपक्ष के इस आरोपों को अब बल मिलने लगा है कि जिसे प्रधानमंत्री जिस इजराइल को फादरलैंड कहते हैं, क्या उनकी सरकार और उनकी नीतियां पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में झुकी हुई हैं और भारत सरकार की जो शुरू से नीति रही है उस नीति से भारत सरकार घोषित तौर पर न सही तो अघोषित तौर पर अलग जा रही है। सरकार अलग जाए ना जाए, क्या नरेंद्र मोदी अलग जा रहे हैं। एक सवाल तो ये उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी आखिर कौन सी सियासत करना चाहते हैं। वो सियासत जिस सियासत के दौर में पर्यावरण मंत्रालय और भूपेंद्र यादव, इस पर भी सवाल उठा अरावली को लेकर कि अरावली को लेकर जो फैसला आया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उसमें जिम्मेदार कौन था। अलायंस पार्टनर की भूमिका को लेकर पहले से सवाल उठ रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू अब कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। चंद्रबाबू नायडू के लिए एनडीए में अब गिने चुने दिन बचे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तभी तो चंद्रबाबू नायडू खुले मंच से भाजपा नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। दरअसल चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, तमाम राजनीति के बीच में मोदी के लिए, अमित शाह के लिए जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे जीता जाए, ये बड़ा सवाल है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद ये करीब करीब तय है कि योगी आदित्यनाथ को अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती भी है तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उनकी जगह पर्ची से कोई और मुख्यमंत्री वहां लाया जा सकता है। पंकज चौधरी को कैबिनेट से विश्राम देने की बात हो रही है ताकि उत्तर प्रदेश में जो समाज अखिलेश यादव के साथ कुर्मी समाज चला गया था उसको अब ये मैसेज दिया जा सके कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री पद से हट गए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर पंकज चौधरी की लॉटरी लग सकती है। 2 बार से ये खेल केशव प्रसाद मौर्य के साथ किया गया, चाहे 2017 हो या 2022 हो। दोनों मौके पर केशव प्रसाद मौर्य को सामने रखकर पिछड़े वर्गों को लॉलीपॉप थमाने की कोशिशें हुई, सत्ता योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई। और अब पंकज चौधरी को लॉलीपॉप थमा करके पंकज चौधरी के माध्यम से यूपी के पिछड़े वर्ग के वोटों को साधने के लिए लॉलीपॉप थमाने की कोशिशें हो रही है। लेकिन इस लॉलीपॉप पॉलिटिक्स की मियाद मंडल पॉलिटिक्स के फिर से खड़े होने के दौर में बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई नहीं देती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैबिनेट की बैठक, जहां कैबिनेट और सरकार भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही करती नजर आती है, जहां एजेंडा ही, विकास का एजेंडा ही कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ता हुआ नजर आता है, उस दौर में क्या उसी अमृतकाल की तरफ ले जाने की तैयारी है जिसमें अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के एजेंडे को ऊपर लाया जाए।
खेल कुछ बड़ा हो रहा है, इतना तो तय है। कैबिनेट विस्तार या कैब मंत्रिपरिषद में फेरबदल की बातें भी अपनी जगह चल रही है। उसमें कुछ लोग हटेंगे, कुछ नए आएंगे, ये भी तय है। यूपी के चुनाव के जातीय समीकरणों को साधने के लिए कुछ मंत्री बनाए जाएंगे, ये भी तय है। लेकिन असल सवाल जो उठ करके सामने आ रहा है, सरकार उस पर संसद में मानसून सत्र में क्या जवाब देगी, इसको लेकर अभी से माहौल बदला हुआ है। इतना तय है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में महज 20-21 दिन बाद जो मानसून सत्र संसद का शुरू होगा, उसमें मोहन यादव का मुद्दा उठेगा, अयोध्या के ट्रस्ट का मुद्दा उठेगा, चंपत राय का इस्तीफा हुआ लेकिन एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं है, सवाल उठेगा। भगीरथ चौधरी का मुद्दा उठना तय है, पेपर लीक का मुद्दा भी उठेगा। क्या ये सरकार इस तरह की परिस्थितियों को संसद में झेल पाएगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बना हुआ इसलिए भी है क्योंकि मोदी सरकार ने अब तक कोई भी बड़ा बदलाव, चाहे मंत्रिमंडल के स्तर पर रहा हो, चाहे मंत्रिमंडल से बाहर के स्तर पर पार्टी के अंदर फेरबदल का रहा हो, कहीं भी विपक्ष के दबाव में झुककर काम करने का काम नहीं किया है। एक एमजे अकबर का मीटू प्रकरण के बाद जो इस्तीफा हुआ है, अगर उसको अपवाद मान ले, कोई ऐसा काम सामने नहीं आया जिसमें लगा कि एक जन दबाव के आगे या विपक्ष के द्वारा तैयार किए गए नैरेटिव के आगे सरकार झुक रही है। तो फिर सवाल उठता है कि बड़ा क्या हो रहा है? एक ऐसे देश में बड़ा होना क्या इसी को कहते हैं कि सेशल्स जैसे देश, जिस देश की जनसंख्या ही तकरीबन 1.5 लाख है, वहां प्रधानमंत्री जाएं और 1000-1500 करोड़ रुपए देने की बात करें, वहां से एक सम्मान भी लेकर के आए, एम्बुलेंस भी वहां देने की बातें हो, और भारत के अंदर एम्बुलेंस के अभाव में लोग अस्पताल तक समय पर नहीं पहुंच पाए, ऐसी फुटेज भी सामने आए। इस सरकार के लिए बड़ा होना, बड़ा करना कहीं ना कहीं आम जनता के एजेंडे से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, जीडीपी का मामला हो, रोजगार का मामला हो, किसानों का मामला हो, नौजवानों का मामला हो, हर जगह एक अलग नैरेटिव सेट करने की दिशा में बढ़ती दिखाई देती है, जिसमें होता क्या है, घूम फिरकर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश। कल की कैबिनेट बैठक का इंतजार कीजिए। उस कैबिनेट बैठक के बाद कुछ मंत्रियों के इस्तीफे भी संभावित बताए जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को फिर से विदेश दौरे पर अगले 4-5 दिनों में जाना है। भारत में कम रहते हैं आजकल वो, तो फिर से जब विदेश दौरे पर उन्हें जाना है तो उनके रहते ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उनके रहते ही मंत्रियों के इस्तीफे और नए मंत्रियों को शपथ दिलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। और इन सब के एजेंडे में दो ही बातें प्रमुख हैं। पहला, उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे जीता जाए, और दूसरा, मोहन यादव, भगीरथ चौधरी या अयोध्या के मामले से लोगों का ध्यान कैसे हटाया जाए। लेकिन संसद के सत्र में इस पर से ध्यान हटाना इतना आसान काम होगा, ऐसा दिखाई नहीं देता। देखते हैं, सरकार सरप्राइज देती रहती है, इस बार क्या बड़ा होने वाला है। सबसे पहले तो हमें कल की कैबिनेट बैठक का ही इंतजार करना चाहिए कि कितने मंत्रियों के लिए कल की कैबिनेट बैठक आखिरी कैबिनेट बैठक साबित होने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।